गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है कविता। अरुण कमल जो कवि हैं वो आधुनिक कवि हैं। आधुनिक कवियों में ज्यादातर उनकी जो कविताएं हैं वो कहीं ना कहीं अपने रहस्य को दर्शाती हैं कि वो जो कहना चाहते हैं उसको उन्होंने कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक रूप में लिखा होता है कि उनकी कविताएं प्रतीकों के माध्यम से प्रतीक कोई भी उदाहरण या किसी भी कोई एग्जाम्पल के द्वारा वो हमें क्या समझाना चाहते हैं कि सिंपल देखने में वो कविता सिंपल होती है पर उसका मीनिंग जो होता है कहीं न कहीं हिडन होता है, जो प्रतीक के माध्यम से समझकर आप उसका अर्थ जान सकते हो कि ब या आधुनिक कवि, आज के कवि जो कहीं न कहीं अपने विचारों से अपने जो भी वो कहना चाहते हैं वो युवा कवि होने के साथ-साथ उसमें वो अपनी कविताओं के माध्यम से उस इस समय की जो भी समस्याएँ हैं, उनको भी चित्रित कर रहे हैं, कि अरुण कमल का जन्म बिहार के रोहतास जिले में न ना नास नासरीगंज में 15 फरवरी 1954 को हुआ। कि वे अब भी आधुनिक कवि कह रही हूँ मैं, तो इसका मतलब कि वो अभी भी हैं, तो वो पटना विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर, प्राध्यापक हैं, कि इनकी कविताओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने कई पुस्तकें और रचनाओं का अनुवाद भी किया। इनकी प्रमुख कृतियाँ अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, जो हमारी आज की कविता है हमने पढ़नी है, पुतली में संसार तथा कविता और समय, आलोचनात्मक कि ये क्रिटिसिज्म करने के लिए भी प्रसिद्ध है, कि ये किसी भी काव्य के बारे में अपने अपनी तरफ से जो उसमें इनको विचार ले आते हैं कि उसका क्रिटिसाइज़ करते हैं। कि जंगल बुक जो फेमस बुक है, जिस पर फ़िल्म भी बनी है, सीरियल भी बच्चों का बना है, तो उसका हिंदी में अनुवाद इन्होंने ही किया। कि इनकी कविताओं में अब इनके बारे में कि इन्होंने जो भी कविताएँ लिखी हैं, उनमें बोलचाल की भाषा, बिंब बिंब जो वो पर जिसको मैंने अभी आपको बताया कि प्रतीक, कि जिसके द्वारा वो हमें अपने विचार दर्शाने के लिए, समझाने के लिए कोई एग्ज़ाम्पल देते हैं। खड़ी बोली के अनेक लय और छंदों का प्रयोग, इनकी कविताएँ जितनी आप बीती हैं, उतनी ही जग बीती भी हैं। आप बीती जो अपने साथ घटित घटनाएँ, जग बीती जो संसार में घटित घटनाओं के बारे में बताते हुए, कि ये कहीं न कहीं आधुनिक कवि जो महसूस करते हैं, उसको चित्रित करते हैं, उसको अपने विचारों के माध्यम से बताते हैं। कि इसमें इन्होंने जीवन के विविध क्षेत्रों का, कि ये नहीं कि इस आप इन्हीं की लिखी हुई 2 कविताएँ पढ़ोगे, तो दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल अलग, कि दोनों कविताओं जो हैं कहीं भी आपस में रिलेट नहीं करती, जिससे कि जिसमें समस्या भी वो समाज की उठाते हैं और कि अपने समाज में क्या-क्या हो रहा है कि उसका शोषण भी बताते हैं, कि लोगों की विचारधारा कैसी होती जा रही है, कैसे वो आधुनिक लोग जो हैं वो अपने किन वैल्यूज़ को भूलते जा रहे हैं, उनका वर्णन भी कर रहे हैं। कि वर्तमान में शोषण और मानवीय व्यवस्था दोनों का आकुलता जो है वो सर्वत्र, के जो जो भी उनके विचार हैं इसके बारे में वो सब जगह दिखाई देते हैं। अब पाठ से रिलेटेड प्रस्तुत पाठ की पहली कविता जो हम करेंगे, नए इलाके में। इसमें एक ऐसी दुनिया में प्रवेश का आमंत्रण है जो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। कि एक ही दिन में अगर आप कहीं न कहीं सोशल मीडिया से, न्यूज़ चैनल से, कोई न्यूज़पेपर से एक दिन के लिए भी कट जाओ तो लगता है कि अच्छा इतनी घटनाएँ बीत गई जो हमें पता ही नहीं चली। तो लेखक यही बता रहा है कि ये दुनिया जो है कितनी जल्दी से परिवर्तनशील है, व कि वर्तमान जो है वो कितनी जल्दी भूतकाल में बदल रहा है। इसी को चित्रण करने के लिए फर्स्ट कविता जो है इनकी, और इन बनती बिगड़ती दुनिया में स्मृतियों के भरोसे, स्मृतियों के यादों के भरोसे अगर आप सिर्फ भूतकाल में रहते हो, तो आप इसमें जी नहीं सकते, कि आपको कहीं न कहीं भूतकाल को छोड़कर वर्तमान में आना ही पड़ेगा। इसी विचार को प्रदर्शित करती है इनकी फर्स्ट कविता। और जो दूसरी कविता है, खुशबू रचते हैं हाथ, इसमें सामाजिक विषमता, समाज में जिस परिस्थिति का वर्णन किया है उन्होंने, जो मतलब कैसे एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, उसका लाभ उठाता है, उसके माध्यम से वो खुद अपने आप को अमीर करता जा रहा है, और उनकी कारस्तानी, कि उनकी ऐसी करतूतों के बारे में
कवि जो है वो बताना चाहते हैं। इसी तरह वो वर्ग चाहे हमें खुशहाल बना रहा है, हमें कविता के नाम से ही क्लियर है, खुशबू रचते हैं हाथ। हमें सुगंध से भर रहा है कि ऐसा वर्ग जो हमारे लिए खुशबुएँ रचने का कार्य करता है, सुगंध से जीवन को भर देता है। पर कहीं न कहीं वो कैसे मानवीय विडंबना कि वो वास्तविकता में कैसे हैं, उनको कैसे जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है और समाज के निर्माण में योगदान देने वाले इस वर्ग को इसी समाज ने कैसे उपेक्षित कि अपने तरफ से दूर किया हुआ है और ये कब तक चलेगा, इसी का वर्णन उन्होंने किया है सेकंड पार्ट में। फर्स्ट कविता जो है हमारी नए इलाके में। बच्चे आप यहाँ पर इसके सिंपल में अगर आप पढ़ोगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं है कि सिंपल में वो लिख रहा है कि नए इलाके में जब कोई किसी बस्ती का जब किसी किसी भी कंस्ट्रक्शन होती है तो वहां पर कैसे नए नए मकान बनते हैं और हम कैसे उस स्थान पर जाते हैं तो अपनी पुरानी निशानियों को भूल जाते हैं। पर अगर आप ध्यान से समझोगे, साथ-साथ मीनिंग लिखोगे तो कविता में पूरे हर एक शब्द का एक हिडन मीनिंग दिया हुआ है। इसलिए साथ-साथ मीनिंग नोट करते जाना। इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए-नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। मैंने पहले ही बताया कि आधुनिक कवि और अपने विचारों को प्रतीकात्मक से उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करते हुए कि अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि नए बसते इलाके में अब नया बसता इलाका क्या है? वर्तमान स्थिति जहाँ नए-नए निर्माण हो रहे हैं, जहाँ नई-नई वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं, कुछ न कुछ नया चल रहा है। ऐसे इलाके में जहाँ बन रहे हैं रोज़ नए-नए मकान कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मन में भी नए-नए मकान का अभिप्राय है, मकान विचार कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में भी प्रत्येक दिन नए-नए विचार जो हैं वो आते रहते हैं और मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। रास्ता भूलने का अभिप्राय कि मैं अपने लक्ष्य से, अपने मोटिव से, अपने उद्देश्य से भटक जाता हूँ कि अब आप भी इसी परिस्थिति में हो। मैंने पहले ही बताया कि जो भी लिटरेचर में चाहे वो हिंदी, इंग्लिश या पंजाबी में जो भी सिलेबस में चैप्टर होते हैं वो कहीं न कहीं बच्चों की आयु से रिलेट करते हैं, उनको समझाने के लिए कि उनको उस समय क्या परिस्थिति आ रही है, उसी को समझने के लिए होते हैं। अब 9th में आते हुए आप भी सोचने लगते हो कि हमने जीवन में क्या बनना है, कहीं कहाँ आगे जाकर हमने अपनी किस मंजिल को पाना है। पर यही वो स्थिति है जब अक्सर व्यक्ति जो है वो कि मैं सभी बच्चों के बारे में नहीं कह रही कि कई मतलब आम तौर पर सभी बच्चे जो हैं अपने ही मोटिव से, अपने ही लक्ष्य से भटकते जाते हैं कि अभी सोच रहे हैं मैंने डॉक्टर बनना है तो उसके लिए साइंस पढ़ना ज़रूरी है। साइंस नहीं समझ आ रही तो नहीं मुझे तो लॉयर बनना है तो मैं तो जनरल कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लूँ तो ठीक है। थोड़ी देर बाद किसी और फ्रेंड ने कुछ कहा तो नहीं, नहीं मुझे तो इंजीनियर बनना है तो मैं तो बीटेक करना चाहता हूँ, मुझे तो मैथ्स आना ज़रूरी है। तो प्रतिदिन विचारों का बदलना, यही जो कवि है हमें बता रहा है कि इस नए बसते इलाके में जहाँ पर ये दुनिया जो है इतनी शीघ्रता से नए-नए आविष्कारों से भरती जा रही है, वहाँ रोज़ बन रहे हैं नए-नए मकान। इसी प्रकार वहाँ कि जहाँ लेखक कह रहा है कि दुनिया परिवर्तनशील है, प्रतिदिन अपने आप में उन्नति करती जा रही है, प्रगति करती जा रही है। इसी दुनिया में प्रतिदिन मनुष्यों के मन में भी नए-नए विचार आते हैं, नए-नए मकान, विचारों का बनना कि और अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। पर जो विचार आते हैं उसी के अभिप्राय पर, उसी के आधार पर ले कवि क्या कह रहा है कि अक्सर आम तौर पर ऐसा होता है जब मन में विचार आते हैं, जो नए विचार अपने लक्ष्य की तरफ मनुष्य को केंद्रित करके आगे बढ़ाने वाले हैं, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ कि अक्सर आम तौर पर क्या होता है उन्हीं विचारों में फँसकर कहीं न कहीं मैं अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से भटक जाता हूँ। रास्ता भूलना, लक्ष्यहीन होना, अपने रास्ते से भटकने का कार्य। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़ यहाँ पर उसने पीपल का पेड़ स्थायित्व का प्रतीक कि जो आप अपने स्थान से नहीं हट सकता
तो लेखक कवि क्या कह रहा है कि कहीं-कहीं जब मैं रास्ता भूल जाता हूँ, अपने लक्ष्य से भटक जाता हूँ, तो ऐसा लगता है कि जो धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, कि जिन विचारों को, जिन उद्देश्यों को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे अपने ही विचार जिनके कारण मैं उनसे दूर होता जा रहा हूँ, ऐसा लगता है कि वो खुद ही मुझे धोखा दे रहे हैं। कैसे? खोजता हूँ, कि खोजना, ढूँढना, कि अभी भी मैं उस उस तत्व को खोज रहा हूँ, उस चीज़ को ढूँढ रहा हूँ, ताकता, देख रहा हूँ, ताकना, देखना। पीपल का पेड़ स्थायित्व का प्रतीक, कि एक पेड़ जो है वो एक ही स्थान पर स्थिर रहता है, तो पीपल के पेड़ की जड़ें कहीं अंदर तक होती हैं धरती में, तो इसीलिए कवि ने यहाँ पर पीपल का पेड़ को देखने की, खोजने की बात की है। कि कवि क्या कह रहा है कि मैं उस लक्ष्य को पाना चाहता हूँ, उस उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहता हूँ, जो मुझे मेरी मंज़िल तक, मेरी सफलता तक पहुँचाएगी, जिसके लिए मैं जब उस नए इलाके में अपने विचारों से भरे मन में कहीं रास्ता भटकता हूँ, तो मैं फिर से किसे खोजता हूँ कि उस उद्देश्य को जो पीपल के पेड़ की तरह स्थायित्व लिए हुए है, जो कहीं न कहीं मुझे अपने विचारों से लक्ष्यहीन नहीं होने दे सकता। खोजता हूँ डहा हुआ घर सिंपल में है कोई टूटा हुआ मकान, कि यहाँ पर टूटे हुए मकान का अभिप्राय कि कभी न कभी जीवन में जब हम निराश हो जाते हैं, मान लो अगर आपके टेस्ट में कहीं एक बार मार्क्स कम आ गए, तो ये नहीं कि हम निराश हो गए, हम आपको कहा भी जाता है कि बेटा फिर से वो गलती देखो जो आपने की है। जिसमें मार्क्स आए हैं वो तो आपको क्लियर है, जिसमें मार्क्स नहीं आए आप उसको देखो कि कहाँ से गलती हो गई, उसे फिर से सुधारा जाए। अब लेख कवि भी यहाँ पर यही कह रहा है कि खोजता हूँ, मैं उस चीज़ को फिर से ढूँढ रहा हूँ, ढहा हुआ घर, टूटा हुआ घर, कि जहाँ पर मुझे निराशा मिली, जहाँ से मैं अपने उद्देश्य से भटक गया, मैं उस चीज़ को फिर से खोजता हूँ, उसे फिर से ढूँढ रहा हूँ कि मैं अपनी निराशा को आशा में बदल सकूँ। और ज़मीन का खाली टुकड़ा, जहाँ से बाएँ मुड़ना था मुझे, कि अब ज़मीन का खाली टुकड़ा जहाँ पर दोबारा से निर्माण किया जा सकता है। ज़मीन के खाली टुकड़े का अभिप्राय जहाँ अभी भी नव-निर्माण हो सकता है, कि अभी भी मैं अपने जीवन में अपने उद्देश्य को पाने के लिए उस ज़मीन के खाली टुकड़े को ढूँढ रहा हूँ, जहाँ फिर से मैं निराश होकर दोबारा आशाओं से अपनी मंज़िल को पाने की जो चाह है उसे पूरा कर सकता हूँ। और उस खाली टुकड़े से जब मुझे वो खाली टुकड़ा ज़मीन का मिल जाएगा, जहाँ मैं अपनी आशाओं को दोबारा से निर्माण कर सकता हूँ, और जहाँ से बाएँ मुड़ना था मुझे, कि बाएँ मुड़ना मुझे और आगे चलने के लिए आगे बढ़ना था, अपनी सफलता को पाने के लिए आगे जाना था। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला। सिंपल में अगर कविता पढ़ते हो तो सिंपल में तो उसने सिर्फ यही कहा है कि मैं एक नए बसे इलाके में गया हूँ, जहाँ नए-नए निर्माण हो रहे हैं, तो वहाँ मैं जो निशान लगा कर गया था, जहाँ से मुझे अपने घर तक पहुँचना था, अब जब लेख कवि जो है काफ़ी समय बाद आया है, तो वहाँ पर वो सब निशान समाप्त हो गए हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लगातार से चल रही है। पर मैंने कहा आधुनिक कवि होने के कारण इन्होंने हर शब्द द्वारा अपना जो मीनिंग है, इस कविता का जो अर्थ है, वो अपने प्रतीक उदाहरणों के माध्यम से बताया है। कि फिर 2 मकान बाद, कि 2 मकान यहाँ पर 2 कदम पीछे चलना, कि अगर हम निराश हो जाते हैं अपने उद्देश्य से, लक्ष्य से भटक कर, कहीं न कहीं निराशा हमें 2 कदम पीछे की तरफ चला देती है, जो बिना रंग वाले लोहे का फाटक, कि जब कवि कह रहा है कि मनुष्य 2 मकान पीछे, कि 2 कदम पीछे हो जाता है, कि नहीं मैं ये कार्य नहीं कर सकता, उसके मन में जब नेगेटिव भाव, नकारात्मक विचार जो हैं वो भर जाते हैं, और जो उसे पीछे की तरफ धकेल देते हैं। पर जैसे ही बिना रंग वाले लोहे के फाटक का, कि बिना रंग वाले जिसमें कोई रंग नहीं है, जिसमें कोई सुंदरता नहीं है, कि निराश होने के साथ-साथ वो एक ऐसे लोहे के फाटक का घर जो था, जो एक मंजिला जिसमें अभी और निर्माण भी नहीं हुआ था। लोहे का फाटक का अभिप्राय कि जो अपने बिना रंग के कारण, बिना सुंदरता के कारण अपने आप में सिर्फ
एक घर था जिसकी एक मंजिल थी जो ऊपर बना नहीं हुआ था, जिसके ऊपर कोई निर्माण नहीं था। लेखक कह रहा है जब वो निराश हो जाता है, कवि कह रहा है जो सॉरी जब वो निराश हो जाता है तो वो जब 2 कदम पीछे चला जाता है कि अपने विचारों के माध्यम से, तो उसे लगता है कि उसका जीवन जो है वो एक लोहे के फाटक की तरह जिसे दोबारा से बदला नहीं जा सकता, और जो बिना रंग वाला जिसमें कोई सुंदरता नहीं है, कि कभी-कभी जीवन में कुछ घटनाएँ ऐसी घटित हो जाती हैं, जिसके कारण मन जो है वो निराश हो जाता है, नेगेटिविटी से भर जाता है। अपने मन में हम नकारात्मक विचार, कि ऐसे विचार कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, अब जीवन में आगे कुछ होने वाला नहीं है, पर जिसमें को घर भी था एक मंजिला, और जिसमें के विचार जो थे वहीं पर स्थायी होकर रह गए, जिसमें और अधिक निर्माण करना संभव नहीं। जहाँ पर इन 2 लाइनों में कवि ने अपने पूरी तरह से नकारात्मक विचारों का उल्लेख किया है कि जब मनुष्य जो है जीवन की परिस्थितियों में निराशा की तरफ भर जाता है और उसे लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, इस समस्या का कोई हल नहीं है, पर तभी और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ। निराशा के बाद क्या होता है कि व्यक्ति को लगता है कि अब कुछ भी वास्तव में सही होने वाला नहीं है, और वह और एक घर पीछे, एक कदम और पीछे हो जाता है अपनी मंजिल से उन विचारों के कारण, और या 2 घर आगे ठकमकाता कि धीरे-धीरे से आगे बढ़ता हुआ, धीरे-धीरे अपने आप में लड़खड़ाता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, कि ठकमकाना शब्द का अर्थ है धीरे-धीरे, कि डगमगाते हुए, कि डोलते हुए वो आगे, या अब वो कह रहा है कि या मैं अपने आप को खुद ही पॉजिटिव करता हूँ, अपने विचारों को खुद ही सकारात्मकता से भरता हूँ, और मैं खुद ही अपने आप को उस समस्या से निकालने का प्रयास करता हूँ, और जब मुझे अपनी मंजिल प्राप्त नहीं होती निराशा के कारण, मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ, मैं उस स्थिति में सोचता हूँ कि कुछ भी होने वाला नहीं है, पर उसी समय मैं 2 घर आगे, 2 कदम आगे चल बे पड़ता हूँ, चाहे वो डगमगाते हुए ही सही। डगमगाने का अर्थ है यहाँ पर कि मैं अभी पूरी तरह से अपनी समस्या से जूझने के लिए, अपनी समस्या को झेलने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, पर फिर भी मैं 2 कदम आगे, 2 घर आगे जाने के लिए अभी भी तैयार हूँ, और अपने जीवन में आशा भरने के साथ-साथ मैं आगे की तरफ चलने का प्रयास करता हूँ। क्यों? अब यहाँ पर कवि ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि यहाँ रोज़ कुछ बन रहा है, रोज़ कुछ घट रहा है। घट शब्द का अर्थ हमने समरूपी में भी किया था घड़ा या हृदय, पर यहाँ पर घट शब्द का अर्थ है कम होना। कि रोज कुछ बन रहा है। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, यहाँ पर निराश होकर, अपने जीवन की निराशा से हार कर, मंजिल से भटक कर बैठने का, पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि प्रयास द्वारा जब आप 2 कदम आगे चलते हो, चाहे वो डगमगाते हुए, धीरे-धीरे ही सही, पर आपको आगे बढ़ना है। किस लिए? कि यहाँ रोज़ कुछ बन रहा है। इस दुनिया में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नए विचार, नए निर्माण होते जा रहे हैं, कि यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है, किसी के पास इतना समय नहीं है कि आप निराश होकर बैठ गए और कोई आपको इस प्रयास, इस कोशिश में लगाएगा कि फिर से सफल होने के लिए उठो। तो आपको अपने मन में निराशा नहीं आने देना, और निराश होने की बजाय अपने आप को स्वयं ही आशा की तरफ बढ़ाने के लिए, आगे की तरफ अपनी मंजिल को केंद्रित करके बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, ये सोचना है कि यहाँ इस संसार में प्रतिदिन कुछ न कुछ नया निर्माण होता जा रहा है, और रोज कुछ घट रहा है। घट रहा, कहीं न कहीं कुछ कम होता जा रहा है, कुछ छूटता जा रहा है, जो बीत गया, जो चला गया, क्योंकि हम भूतकाल को दोबारा से नहीं ला सकते, तो जो भी कम हो रहा है, उसे दोबारा प्राप्त करना या उसी के साथ रहना संभव नहीं है। यहाँ उसने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए क्या कह दिया, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, स्मृति यादें, कि अगर हम ऐसी बातों में लगे रहेंगे कि कल हमारे मार्क्स कम आए थे, उसी को सोचते रहेंगे, पर हम उसको सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे, कहाँ गलती हुई, अगर मैथ्स का सम गलत हुआ, एसएस का क्वेश्चन गलत हुआ, तो वो क्यों गलत हुआ? क्या रीज़न था कि आपने कहाँ से आंसर सही नहीं दिया?
अगर उसी में सोचते रहोगे और दोबारा से उसको सही करने की कोशिश में नहीं लगोगे, तो स्मृति कि सिर्फ़ यादें जो हैं, वो स्मृतियाँ जो हैं, वो आपको आपकी सफलता की तरफ नहीं ले जाएँगी, क्योंकि उसका भरोसा नहीं, लेखक ने कहा है कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, कि आप सिर्फ़ यादों में रहकर अपनी सफलता को संभव नहीं कर पाओगे। यादों को छोड़कर प्रत्येक दिन ये समझना है कि कुछ न कुछ नया निर्माण करने के बाद ही हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में कवि क्या कह रहा है कि एक ही दिन में उसने ये बात क्यों कही कही है कि यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, कि एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। कि उसने यहाँ पर ये 2 उदाहरण भी दिए हैं कि जो लोकोक्तियों की तरह है, वसंत का गया पतझड़ जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे वैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब बसंत किसका प्रतीक है? जब नए-नए फूल खिलते हैं, नई कलियाँ खिलती हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है और पतझड़ जिसमें पेड़ भी ऐसा लगता है कि वही हरा-भरा पेड़ बिल्कुल सुनसान सूना हो गया है, उसमें कोई पत्ता नहीं है। चाहे वो मौसम के कारण है, पर ऐसा एक बार प्रतीत होता है कि इस पेड़ पर दोबारा से बसंत के मौसम में क्या पत्ते आने दोबारा संभव है? तो कवि यहाँ पर यही समझाना चाहता है कि ये दुनिया जो है, संसार या जगत या कुछ भी आप लिख सकते हो इसके पर्यायवाची शब्द, कि यहाँ पर एक ही दिन में ये संसार जो है पुराना पड़ जाता है। पुराना पड़ जाता है कि दुनिया में इस संसार में विचार जो हैं इतनी जल्दी बदल रहे हैं। इसका अभिप्राय है कि नए-नए निर्माण हो रहे हैं। अगर आप एक दिन के लिए, कि कुछ समय के लिए भी दुनिया से दूर रह जाते हो, कि आप अपने आप को निराशा में घेर कर कहीं कुछ समय के लिए भी अपने विचारों को लेकर आगे नहीं बढ़ते, तो ऐसा लगता है जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा, कि आप कितना समय पीछे चले गए हो। जिसके लिए उसने क्या उदाहरण दिया है कवि ने, कि बसंत जिसमें चारों तरफ हरियाली थी, सब तरफ हरा-भरा वातावरण था और अब बिल्कुल ही एकदम से सुनसान और शांत वातावरण है, तो आप अपने आप को इतनी निराशा से भर देते हो, अगर कुछ समय के लिए भी आप अपने विचारों को नकारात्मकता देते हो। जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। बैसाख जिसमें फसल पक जाती है चारों तरफ, फिर हरियाली है, और भादों जिसमें पूरी गर्मी, वैसाख में मौसम का भी इसने बताया है कि जिसमें मौसम भी सही होता है, ना सर्दी ना गर्मी, और भादो जिसमें पूरी तरह से तपती गर्मी, जलन जो है वो मनुष्य को प्राप्त होती है। तो लेख कवि का कहना कि ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे मैं इतने अपनी असफलता की तरफ अगर प्रेरित होता हूँ, तो मुझे कहीं न कहीं ये भी प्रतीत होता है कि मैं उस सुंदरता के वातावरण को छोड़कर, कि एक ऐसी वैसाख, एक ऐसी ऋतु जो चैत्र के महीने में आती है, और भादो जो है वो सावन के बाद आता है, जिसमें वर्षा के बाद एकदम से गर्मी और उमस भरा वातावरण हो जाता है। तो यहाँ पर कवि ने ये क्यों कहा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उस मौसम से आगे चला गया हूँ, जिस मौसम में चारों तरफ हरियाली थी, खुशियाँ थी, और एकदम से उस तपती गर्मी को सहना, कि नकारात्मक विचार, नेगेटिविटी जो है हमें अपनी असफलता से दूर, लक्ष्य से दूर ले जाकर ऐसे लगती है कि समय भी पीछे कर देती है। अब यही है उपाय। अब लेखक कवि जो है इसमें क्या उपाय बता रहा है? उपाय, युक्ति, सूझ, कि हमें क्या उपाय बताना चाहता है कि अब इस समस्या से, इस असफलता को सफलता में बदलने के लिए एक ही उपाय, एक ही तरीका है कि हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर, कि जिसे वो कवि ढूँढ रहा है? इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह, कि अब क्या इस समस्या का क्या समाधान किया जा सकता है? इसके लिए क्या उपाय या तरीका ले कवि ने बताया है कि हर दरवाज़ा खटखटाओ, कि अपने हृदय का, अपने मन का, जो आपको असफलता की तरफ ले जा रहे हैं, जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ने नहीं दे रहे, उनसे पूछो कि क्या यही है वो घर? क्या यही है वो मंज़िल जिसे प्राप्त करने के लिए मैं प्रयास कर रहा था, मैं कोशिश कर रहा था? और अगर तुम्हें जवाब मिलता है, तो क्या होगा? समय बहुत कम है तुम्हारे पास।
कि कवि ने यहाँ पर बताया कि दुनिया इतनी शीघ्रता से आगे निकल रही है कि जो निराश हो जाते हैं, जो असफल हो जाते हैं, उनके लिए किसी के पास रुकने का समय नहीं है। तो इसका एक ही उपाय है कि तुम अपने हृदय से उस निराशा को निकाल कर स्वयं आगे आओगे, क्योंकि समय बहुत कम है तुम्हारे पास। कि इस संसार में जो लोग निराश हो जाते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए इस संसार में लोगों के पास या तुम्हारे पास भी कम समय है। तो इस समय को बहुमूल्य समझते हुए, इस समय का उपयोग करते हुए तुम्हें स्वयं प्रयास करना है। जहाँ पर उसने आगे क्या बताया, "आ चला पानी, डहा आ रहा आकाश", कि यहाँ पर ऐसा लगता है आकाश, गगन। आकाश को कहा गया है, कवि ने यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग किया है, तो श की जगह स, आकाश, आकाश, गगन, कि आ चला पानी। ऐसा लग रहा है कि अगर तुम अपनी सफलता के लिए खुद अपने आप को प्रेरित करके आगे नहीं बढ़ोगे, तो कहीं न कहीं कि आकाश से भी जो पानी आ रहा है, कि पानी बरसना, कि वर्षा का अधिक तीव्रता से होना, कि ऐसा लगेगा कि आकाश से जो तेज़ गति में, तीव्र गति से पानी बह रहा है, पानी आ रहा है, वो तुम्हें कहीं न कहीं अपनी सफलता के लिए और अधिक गतिमान और अधिक तेज होने के लिए प्रेरित कर रहा है, क्योंकि शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर, कि जब ऐसा होगा कि वर्षा तीव्र गति से हो रही है, जो तुम्हें अपनी सफलता के लिए प्रेरित करने के लिए कह रही है, तो क्या होगा कि तुम्हें, जब तुम खुद प्रयास करोगे, जब तुम खुद हिम्मत करके अपनी सफलता तक पहुंचने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें क्या लगेगा कि शायद पुकार ले कोई, कि तब तुम्हें कोई मोटिवेशन देने के लिए, प्रेरित करने के लिए, कि ऊपर से देखकर, कि जो सफल हो चुके हैं व्यक्ति, जो अपनी मंजिल प्राप्त कर चुके हैं, वो व्यक्ति तुम्हें अपनी अपनी तरफ से मोटिवेट कर सकते हैं, और तुम्हें तब लगेगा कि शायद कोई उस स्थिति पर पहुंचने के लिए तुम्हें कोई पहचाना, जो तुम्हें जानता है, जो तुम्हें पहचानता है, कि वह तुम्हें प्रेरित करेगा, और तुम उस स्थान पर पहुँचने के लिए स्वयं ही मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। कि इस पूरी कविता में कवि ने पर सिर्फ उदाहरणों के माध्यम से व्यक्ति को निराश ना होकर और अपनी मंजिल को पाने के लिए प्रेरित करने की बात